सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, हम लगातार अपने चैनल तर्कशील समाधान चैनल में आप सभी साथियों से भारतीय संविधान से संबंधित एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न समयों पर, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, चाहे अन्य कोई पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, समय समय पर जो अधिनियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, जो एक्ट बनाए गए, उनके बारे में लगातार आपसे चर्चा हो रही है। भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 की है, जो कि लागू की गई है कुछ संशोधनों के साथ स्वतंत्र भारत में, उस पर भी बराबर चर्चा आपसे चल रही है। सैकड़ों वीडियो हमने अपलोड किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की है, स्वतंत्र भारत के बाद की, उसके बारे में भी आपसे लगातार चर्चा चल रही है। उसके भी सैकड़ों वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं ताकि आप लोग दंड प्रक्रिया संहिता को समझें या इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता को समझें। इसके अलावा घरेलू हिंसा पर मैंने वीडियो डाले हैं और एनडीपीएस एक्ट जो हमारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रहा, मन पर, शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो नशीले पदार्थ, उस पर भी मैंने वीडियोस डाला। और गांजा, अफीम, चरस, भांग जो भी चीज़ें हैं उनसे क्या हानियां हैं और कानून में कितनी सज़ा है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बना करके भी वीडियो डाला है। इसके अलावा हमने आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम, हथियार रखना, कौन व्यक्ति हथियार रखेगा, कैसे लाइसेंस प्राप्त होगा, कौन लाइसेंस देगा, इन सभी बातों को शामिल करते हुए मैंने आर्म्स एक्ट पर भी अपने वीडियोज अपलोड किए हैं। आप सभी साथी उनको भी देखें। कल हमने आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 1955 जो है, उस पर भी वीडियोज अपलोड किया है और ये बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं और किस प्रकार जो है मार्केट में महंगाई कैसे फैल जाती है, बाजार में महंगाई किस प्रकार हो जाती है। इसके बारे में भी साथियों हमने वीडियो अपलोड किया। ये कल का वीडियो है, 24 अक्टूबर का है। आप साथ इसको देखें और समझें और पसंद आने पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। हम लगातार कानून पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप सभी साथियों की जानकारी बढ़े और वीडियो बनाने का कानून के संबंध में जो वीडियो बना रहे हैं वो कानून से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर उनके समाधान हेतु बना रहे हैं। तो अभी हम कानून से संबंधित जो समस्याएं व्यक्तियों के सामने आती हैं, लोगों के सामने आती हैं, भारतीय नागरिकों के सामने आ रही हैं, उनसे संबंधित वीडियोज बना रहे हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है भारत सरकार का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है साथियों। ये भी ब्रिटिश पीरियड का बनाया गया साक्ष्य अधिनियम है। कुछ संशोधनों के साथ ये भी ज्यों का त्यों भारत सरकार ने लागू किया है, स्वतंत्र भारत के बाद भारत में भी। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पास हुआ और जब हमारे देश में राजे महाराजे और कबीलों का शासन था तब इंग्लैंड में बड़ी जागरूकता फैल चुकी थी, ब्रिटेन में बड़ी जागरूकता फैल चुकी थी और वहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान हो गए थे और घोर राजतंत्र के ज़माने में भी वहाँ प्रजातंत्र की बात चल रही थी, लोकतंत्र की बात चल रही थी। तो बहुत ही पुराना लोकतंत्र है इंग्लैंड, ब्रिटेन। और चूँकि ब्रिटेन का पूरी दुनिया में लगभग शासन रहा है, सभी देशों पर लगभग एक दो को छोड़ करके, तो सभी जगह उनका प्रभाव पड़ा है और निश्चय ही उन्होंने बहुत ही अमूल्य कानून बनाए। ये सही है कि कुछ उन्होंने अपने हित के हिसाब से भी कानून बनाए, ये सही है, लेकिन उनकी समझ बहुत ऊंची थी, उनकी समझ बहुत ऊंची है और पूरी दुनिया में अंग्रेज जाति जो है वो प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। आज ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी हैं, अमेरिका में भी अंग्रेजी हैं, दुनिया के बहुत विकसित देशों में अंग्रेजी हैं। उनके विकास के पीछे अंग्रेजों की सोच है। जब हमारे देश में लोग बैलगाड़ियों से चल रहे थे तब अंग्रेज यहाँ
रेलगाड़ी चला करके, रेल की पटरी बिछा करके, ट्रेनों को चला करके भारतीयों को आश्चर्य में डाल दिया। पूरी दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया, क्योंकि वो बहुत ही विकसित सोच के थे, प्रोग्रेसिव सोच के थे। आज भी वो बहुत विकसित सोच के हैं, प्रोग्रेसिव सोच के हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, वाट एवर वेयर वेयर। तो साथियों, हमारा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो प्रोग्रेसिव सोच के हैं। हमारे भारत में स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद भी आज स्थिति इतनी खराब है कि प्रोग्रेसिव सोच को रोका जा रहा है, इसे खत्म किया जा रहा है, पाखंडी सोच को जन्म दिया जा रहा है, धार्मिकता को जन्म दिया जा रहा है, जो झगड़े का कारण है। पूरी दुनिया में फैले हुए मनुष्य जाति के लोग एक हैं, झगड़ा आपसी समझ को लेकर है। फिर हम इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। फिलहाल हम इस वक्त जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग 1 में दिया गया है तथ्यों की सुसंगत के बारे में दिया गया है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बातचीत की गई है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। दिस एक्ट come into force on the first day of September 1872। come into force, लागू हो जाएगा, शैल कम into force। तो 1 सितंबर 1872 को लागू हो गया। अधिनियम नीतियों का निरसन यानी रिपील ऑफ इनएक्टमेंट्स को हटा दिया गया है कि धारा 2 और सूची से द्वारा निश्चित किया गया है। धारा 3 में निर्वचन खंड है, इसमें निम्नलिखित शब्दों और पदों का अर्थ बताया गया है। धारा 3 में पहला शब्द आता है न्यायालय। क्या है न्यायालय? न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं, सिवाय मध्यस्थों के। जो आर्बिट्रेटर हैं, जो मध्यस्थ हैं, उनको छोड़ करके सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट साथियों इसके अंतर्गत आते हैं और सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत होंगे, अथॉराइज होंगे। Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। ये है परिभाषा न्यायालय की, यानी सभी मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश, सभी ये वैध रूप से अथॉराइज होंगे साक्ष्य लेने के लिए, केवल आर्बिट्रेटर को छोड़कर, यानी मध्यस्थ को छोड़कर। मध्यस्थ जो होंगे वो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे। दूसरा शब्द आता है एविडेंस एक्ट में तथ्य। तथ्य क्या है? फैक्ट क्या है? फैक्ट मीन्स, तथ्य से ये बात अभिप्रेत है कि उसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं मुख्य रूप से तथ्य में। पहली बात, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसे हम अपनी इंद्रिय से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपनी सेंसेस से बोधगम्य कर सकें, समझ सकें, उसको तथ्य कहा जाएगा। दूसरा, ऐसी कोई मानसिक दशा, मेंटल कंडीशन, जिसका भान, जिसका महसूस करना, जिसका अनुभव करना किसी व्यक्ति को हो, वो भी तथ्य की श्रेणी में गिना जाएगा, वो भी फैक्ट की श्रेणी में गिना जाएगा।
अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ दृष्टांत लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि तथ्य क्या है। यह कि एक अमुक स्थान से, अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। कोई पदार्थ, कोई मटेरियल फला जगह पे फला सिस्टम से व्यवस्थित है, रखा हुआ है, यह एक तथ्य, एक फैक्ट है। किसी इंसान ने, किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, आंख से देखा या कान से सुना, एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत ये एक तथ्य है। या किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है, इज ए फैक्ट। या कोई इंसान किसी इंसान के बारे में कोई राय रखता है, या आशय रखता है, या सद्भावनापूर्वक या कपट पूर्वक कोई कार्य करने की इच्छा रखता है और उसे विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, तो यह एक तथ्य है, इज ए फैक्ट। या किसी इंसान की कोई ख्याति है, कोई प्रसिद्धि है, कोई रेपुटेशन है, किसी विशेष बात को लेकर के, धन को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, समझ को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, इज ए फैक्ट, ये एक तथ्य है। तो ये तथ्य हैं जिसे हमने उदाहरण से समझाया। अब अगला शब्द जो आता है सुसंगत। एविडेंस एक्ट 1872 में एक शब्द दिया हुआ सुसंगत, रिलीवेंट। क्या है रिलीवेंट? रिलीवेंट क्या है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जा सकता है या तब कहा जाता है जब वो तथ्य इस अधिनियम के अधीन दूसरे तथ्य से संसक्त हो, यानी रिलेटेड हो। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से पूर्वोक्त प्रकार से या सुसंगति से रिलेटेड हो, तब ये कहा जाएगा कि सुसंगत तथ्य, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तब सुसंगत तथ्य कहा जाता है। अब आते हैं विवादक तथ्य। क्या है विवादक तथ्य? फैक्ट इन इश्यू। अंग्रेजी में बोले तो बोलेंगे कि फैक्ट इन इश्यू क्या है, यानी विवादित तथ्य क्या है। ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता या किसी वाद या कार्यवाही में माना गया है या इनकार किया गया है, यानी प्रख्यान किया गया है यानी माना गया है, या प्रत्याख्यान किया गया या इनकार किया गया है। प्रख्यान मीन्स माना गया है, स्वीकार किया गया है, या प्रत्याख्यान डिनाइड किया गया है। अस्तित्व, अनस्तित्व या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है, तब इसको जो है विवादक तथ्य की श्रेणी में गिना जाएगा। ये विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इश्यू कहा जाएगा। स्पष्टीकरण करते हैं। जब कोई न्यायालय किसी विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान यानी स्वीकार किया जाना या प्रत्याख्यान अस्वीकार किया जाना, डिनाइड किया जाना, इनकार किया जाना है, वो तथ्य विवादक तथ्य होता है, फैक्ट इन इश्यू होता है। अब कुछ उदाहरणों से फैक्ट इन इश्यू आप समझेंगे। विवादक तथ्य के बारे में कुछ उदाहरणों से आप जरूर समझ जाएंगे। उदाहरण देखें। खा की हत्या हो गई है और उसमें का को जो है मिस्टर का को अभियुक्त बनाया गया है, मुलजिम बनाया गया है। यह विवादक तथ्य है, फैक्ट इन इश्यू है।
अब इसके चार फैक्टिन इशू, 4 प्रकार के फैक्टिन इशू आए। मान लीजिए खा की हत्या हो गई, का को मुलजिम बना दिया गया, तो 4 प्रकार के जो है फैक्टिन इशू शामिल हो सकते हैं। पहला ये कि का ने खा की हत्या कर दिया, पहला तो फैक्टिन इशू ये बन गया। दूसरा, का आशय, इंटेंशन खा की हत्या करने का था। तीसरा, यह कि खा ने, जिसकी हत्या हो चुकी है, उसने का को अचानक और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी हो, तो का ने अपने बचाव में हत्या कर दी हो। चौथा, हो सकता है कि खा को मारते समय जान से का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो विकृत चित्त हो गया था, अपसेट माइंड हो गया था, और स्थितियों की भयावहता को समझने में असमर्थ था, तो उसने खा की हत्या कर दी। यानी 4 प्रकार की बातें आ गई, और ये चारों बातें जो हैं वो फैक्टिन इशू कही जाएंगी। किस बात की? मान लीजिए खा है, खा को का मर्डर हो गया और का को मुलजिम बनाया गया, का को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इस घटना में 4 फैक्ट इशू निकले। पहला कि का ने खा की हत्या की है, एक। दूसरा, का आशय खा की हत्या करने का पहले से था, इंटेंशन था। तीसरा, हो सकता है कि खा ने अचानक गंभीर परिणाम भुगतने की, अचानक जो है प्रकोपन दिया हो का को, और का आपे से बाहर हो गया हो और उसने हमला बोल दिया और खा मर गया हो। और अगला, खा को मारते समय, खा की हत्या कर समय का जो है अपने होश और हवास में नहीं था, विकृत हो गया था, इसलिए खा की हत्या कर दिया। ये चारों जो प्रिजम्पशन हो रहे हैं, चारों जो बातें आ रही हैं, ये चारों की चारों बातों को जो है जब खा की हत्या का मुलजिम बनाया गया है, तो उस वक्त ये 4 बातें जो है विवादक तथ्य में आएंगी, यानी फैक्टिन इशू में आएंगी। इसको कहते हैं साथियों फैक्टिन इशू। ये है विवादित तथ्य और उसका उसकी परिभाषा और उसको स्पष्टीकरण दृष्टांत द्वारा, इलस्ट्रेशन द्वारा। अब अगला शब्द आता है साथियों दस्तावेज। व्हाट इज डॉक्यूमेंट? क्या है डॉक्यूमेंट? किसे डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, किसे दस्तावेज कहा जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विवृत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के या साधनों के द्वारा या एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या उत्कीर्ण किया गया हो या उपयोग किया गया हो, उसको दस्तावेज कहा जाएगा, उसको जो है डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। Documents mean any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used, which may be used for the purpose of recording of that matter. ये है, यानी दस्तावेज शब्द ऐसा कोई विषय विवृत है जिसको कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा या एक से अधिक साधनों के द्वारा उत्कीर्ण किया गया हो, अभिव्यक्त किया गया हो, वर्णित किया गया हो, उपयोग किया गया हो, और तो वो कागज जो है, वो पदार्थ जो है वो दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। बेलपत्रों पे लिखा गया है, भोजपत्रों पे लिखा गया है, पदार्थ है। कागज पे लिखा गया पदार्थ है। कुछ भी लिखा गया, पढ़ा गया है, उत्कीर्ण किया गया है अंकों, शब्दों, चिन्हों से, तब वो चीज वो दस्तावेज बन जाती है। अब उदाहरण से आपसे ठीक तरह समझ सकेंगे। ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, एक लेख दस्तावेज है। लेख को दस्तावेज की श्रेणी में रखा गया है। मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं, यानी वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड आर फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हैं। एन इंस्क्रिप्शन आर मेटल प्लेस और स्टोन इन अ डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट है। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज, ये सब डॉक्यूमेंट दस्तावेज है।
उपहासांकन दस्तावेज है। उपहासांकन क्या है? अ कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, इसे भी दस्तावेज माना गया है। अब साथियों आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में एक, अब आते हैं शब्द दिया हो साक्ष्य। साक्ष्य में चल रहे हैं तो धारा 3 में साक्ष्य जो शब्द परिभाषित है वो साक्ष्य दिया गया है। साक्ष्य क्या, किसको कहेंगे साक्ष्य? साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है, उसके अंतर्गत आता है। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। क्या है साक्ष्य? वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। जब साक्षी आकर के कोई अपनी बात कहता तो वो ओरल एविडेंस कहलाती है। ये कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, ये दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो दो प्रकार के साक्ष्य हो गए, एक मौखिक साक्ष्य, एक दस्तावेजी साक्ष्य। न्यायालय के समक्ष जो साक्षीगण आकर गवाही दे रहे हैं वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट, समस्त प्रकार के दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी शामिल हैं, जैसे कि मोबाइल पेश किया गया, जैसे मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई, चीज़ें पेश की गई, चिप पेश की गई, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती हैं। ये है साक्ष्य। तो दो प्रकार के साक्ष्य हुए, मौखिक और दस्तावेज। अब आते हैं साथियों साबित। एक शब्द आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, साबित। साबित किसे कहेंगे? यानी प्रूव्ड। क्या है प्रूव्ड? कब कहेंगे प्रूव्ड हो गया, कब कहेंगे साबित हो गया? कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात उन पर विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो ये बात साबित कही जाती है। न्यायालय विचार करने के पश्चात ये विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तब ये कहा जाए कि ये प्रूव्ड हुआ, साबित हो गया। अब एक शब्द आता है ना साबित, डिसप्रूव्ड। व्हाट डिसप्रूव्ड? कोई तथ्य ना साबित हुआ तब कहा जाता है, डिसप्रूव्ड तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ विषयों पर विचार करने के पश्चात ये विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, उस फैक्ट का अस्तित्व नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है, तो ये कहा जाएगा कि तथ्य ना साबित हुआ, डिसप्रूव्ड हो गया। एक तीसरी बात भी आती है साथियों, एक साबित हुआ, एक ना साबित हुआ, एक होता साबित नहीं हुआ। ना साबित दूसरी चीज है, साबित नहीं हुआ दूसरी चीज है। जब कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब ना तो उसे साबित किया गया हो ना साबित किया गया हो, तो इसे नॉट प्रूव्ड कहेंगे। डिसप्रूव्ड में और नॉट प्रूव्ड में अंतर है साथियों, जान लीजिए। डिसप्रूव्ड तब कहा जाता है कि जब न्यायालय विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तब डिसप्रूव्ड हो गया। और जब न्यायालय में कोई तथ्य ना तो साबित किया गया हो, कोई फैक्ट ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो, तब ये कहा जाएगा कि नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ। यह है साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। अब आता है एक शब्द आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, भारत। भारत का क्या अर्थ लिया गया है इस एक्ट में? इस एक्ट में भारत से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके भारत का राज्य क्षेत्र, संपूर्ण राज्य क्षेत्र शामिल है। इसमें
अभिव्यक्ति प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सूचना, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये जो भी आए हैं इनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिया गया है। ये अगला जो आता है साथियों, वो आता है शब्द मे प्रिज्यूम। धारा 4 में एक शब्द आता है मे प्रिज्यूम। एविडेंस एक्ट की धारा 4 में एक शब्द आता है मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। एक शब्द आता है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। एक शब्द आता है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक सबूत। इसे भी देखें, मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा, इसका क्या मतलब है साथियों? जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, वहां न्यायालय या तो इस तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, और यदि वो जब तक साबित नहीं किया गया है तो उसके सबूत की मांग कर सकेगा। कोई तथ्य न्यायालय में साबित हो जाए, या ना साबित नहीं हुआ है तो उसके सबूत की न्यायालय मांग कर सकता है, तो इसके लिए मे प्रिज्यूम कहा जाएगा। ये उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा का ये मतलब है, न्यायालय तब मे प्रिज्यूम करता है, तब उपधारणा करता है कि कोई तथ्य न्यायालय में साबित हुआ मान लिया जाए, या साबित करने के लिए कहा जाए तो कहा जाएगा मे प्रिज्यूम। अब एक शब्द आता है शैल प्रिज्यूम, कर सकेगा नहीं, उपधारणा करेगा। क्या है उपधारणा करेगा? दोनों में अंतर है। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मान लेगा जब तक कि वो नासाबित नहीं किया गया है। अगर कोई तथ्य नासाबित नहीं किया गया है, डिस्प्रूव्ड नहीं किया गया है, तो न्यायालय उस तथ्य को साबित मान लेगा। इसको कहेंगे शैल प्रिज्यूम। एक शब्द आता है कंक्लूसिव प्रूफ। क्या है कंक्लूसिव प्रूफ? निश्चयात्मक सबूत। जहां की इस अधिनियम द्वारा यह तथ्य की किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने की पर उस अन्य को साबित मानेगा और ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। यह परिभाषा। यानी न्यायालय जो है, मान लीजिए कोई तथ्य न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय में वो साबित हो गया, तो अब न्यायालय में जब साबित हो गया तो वो निश्चयात्मक सबूत हो गया। अब उसको डिफेंस जो है डिस्प्रूव करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन देता, प्रार्थना पत्र देता है या मांग करता है, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, क्योंकि पहले से साबित किया जा चुका है। जब कोई चीज साबित कर दी गई, साबित हुआ हो गया, प्रूव्ड हो गया, तो निश्चयात्मक सबूत हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। अब उसको डिस्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और डिस्प्रूव करने के लिए अलग से साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे साक्ष्य की अनुमति भी न्यायालय नहीं देगा, क्योंकि सबूत साबित कर दिया गया, प्रूव्ड कर दिया गया, और न्यायालय की निगाह में वो तथ्य हो गया, प्रूव्ड तथ्य हो गया, तो ये निश्चयात्मक सबूत हो गया। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ की श्रेणी में साथियों आता है। साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 से लेकर 4 तक के बारे में अभी आपसे बातचीत चल रही थी। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसका ये पहला भाग है। इस सीरीज का ये पहला भाग है। आप सभी साथी सीरीज के इस पहले भाग को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 1 से लेकर 4 तक के बारे में जो शब्द दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उसको हमने बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और प्रिलिमिनरी जो है, शुरुआती जो है तौर से इसको समझना बहुत जरूरी है। शेष स्थितियां बाद में, कुछ जो शब्दावली होती है उन शब्दों को समझना बहुत आवश्यक होता है। उन शब्दों को समझे बगैर बाकी का एविडेंस का कोई मतलब नहीं है, बाकी के साक्ष्य का कोई मतलब नहीं है।
तो एविडेंस एक्ट को समझने के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने के लिए, जो पूरे भारत में लागू है जम्मू कश्मीर राज्य में, उसको समझने के लिए यह जो आज का वीडियो बनाया है, जिसमें धारा 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख है, इसमें जिन भी शब्दावलियों को मैंने समझाया है, उदाहरण समझाया, उन्हें ठीक प्रकार से समझने के लिए सभी साथी इस वीडियो को देखें और पसंद करें, और पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है, क्योंकि हम लगातार सैकड़ों वीडियोस हम डाल चुके हैं भारतीय दंड संहिता पर, दंड प्रक्रिया संहिता पर, घरेलू हिंसा पर, मेंटेनेंस पर, 125 CRPC पर, दहेज पर, नारकोटिक ड्रग्स पर, वस्तु अधिनियम पर, तमाम सारे वीडियोस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारे वीडियोस को देखें, तो बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, बहुत सारी जानकारी आपकी बढ़ेगी। साथियों, वीडियो बनाने का मकसद हमारे को आपको कानून की जानकारी देखना है, आपको कानून की जानकारी देना है और आपकी समझ को विकसित करना है, बढ़ाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, यही हमारा मकसद है, और आपको अनचाहे अपराधों से बचाना भी है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का भी साथियों स्वागत रहेगा। इस समय हम अपने फार्म हाउस पर मौजूद हैं। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, कोर्ट क्लोज्ड है, लेकिन आप लोगों की मांग पर और आप लोगों को सुझावों को देखते हुए हम आज संडे को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये पहला वीडियो, इस सीरीज का ये पहला वीडियो, पहला भाग है, इसको अपलोड कर रहे हैं। आप सभी साथी धारा 1 से लेकर धारा 4 तक को समझें और अपने सुझावों से भी हमें अवगत कराएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें साथी, ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, ताकि आप लोग अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।